डिप्टी सीएम भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब शुरुआत पैनल की करेंगे। उससे पहले मेरे दो सहयोगी मैं मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिंह, आप प्लीज मंच पर आए, और साथ ही मेरे सहयोगी जेपी, आप भी प्लीज मंच पर आए। वो इस पैनल की शुरुआत करेंगे और जो आपके मन में सवाल है, जो जवाब आप जानना चाहते हैं, वो जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे इस खास पैनल के जरिए। ओवर टू यू पवन और जेपी। शुक्रिया आकांक्षा। तो देखिए, हम राजधानी लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, मुस्कुरा दीजिए सब एक बार, क्योंकि लखनऊ में है, लखनऊ के लिए कहावत है। तो आज हम लखनऊ से बात कर रहे हैं, और देखिए लखनऊ से बात कर रहे हैं तो यहां सारे विकास की बात होगी कि आखिरकार योगी सरकार का विजन क्या है विकास को लेकर, कितना विकास काम क्या है। आपने, जैसे भी आप सभी वाकिफ है कि योगी सरकार को 6 महीने पूरे हो चुके हैं दूसरी पारी में, सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या कुछ खास प्लानिंग है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, ब्रजेश पाठक जी, जिन पर यूपी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, यानी सेहत की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। सर पहला सवाल आसान पूछूं या हार्ड पूछूं? नहीं, हम चॉइस देते थे। अच्छा सर, पहला सवाल यही है कि कब एक मॉडल साबित होगा यूपी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि देखिए डॉक्टरों की कमी नहीं है, कोई मिसाल दे दूसरे राज्य कि देखिए यहां पर आप जाइए, आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, ना डॉक्टरों की कमी है, ना यहां पर मशीनों की कमी है, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जैसे अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपके मिसाल दी जाती है उत्तर प्रदेश की, देखिए योगी सरकार आई तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। ऐसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई मिसाल पेश की जाएगी भविष्य में? दरअसल उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं तुलनात्मक अध्ययन अगर करेंगे तभी आप समझ पाएंगे पूरी परिस्थितियों को। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उनकी सरकार में स्वास्थ्य को लेकर के जिस कदर लापरवाही हुई है कि पूरा महकमा चरमरा करके बैठ गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हर स्तर पर प्रयास शुरू हुए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने चिकित्सकों को लेकर के थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 2017 से पहले मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। 14 जनपद ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज अभी प्रारंभ करने की कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई है। तो उन सभी जनपदों में हम मेडिकल कॉलेज खोलने का काम कर रहे हैं। 2 जनपद संभल और महाराजगंज में एमओयू हो चुका है, और 14 जनपदों में अभी 2 दिन पहले भारत सरकार से हमें अनुमति मिली है। उन 6 जनपदों में हम प्रायोरिटी पर पीपीपी मोड पर खोलने जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि उसमें 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने तय की है। भारत सरकार से अनुमति हमें मिल गई है। पहले स्टेट गवर्नमेंट में 50 करोड़ की सब्सिडी दे रही थी पीपीपी मोड पर, अब 150 करोड़ की सब्सिडी दे करके हम विभिन्न इंटरप्रेन्योर्स को ऑफर दे रहे हैं, और उनसे हम एमओयू साइन करके उन शेष जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। जब मेडिकल कॉलेज से लड़के पास होकर के आएंगे तो बड़ी संख्या में चिकित्सक उत्तर प्रदेश को मिलने वाले हैं। अभी हमने क्या किया है कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते थे उनकी सीधी भर्ती नहीं होती थी। चिकित्सकों की संख्या को कमी के देखते हुए लेवल 1 पर भर्ती होती थी एमबीबीएस चिकित्सकों की, और जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी लेवल 1 पर ही भर्ती थी। इसलिए लोग हमारी जो प्रांतीय चिकित्सा सेवाएं इनको प्रायोरिटी न मान करके प्राइवेट में जाते थे। अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती हम सीधे करते हैं। हमने नियमों में बदलाव किया है। अब किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को सीधे हम प्रांतीय सेवाओं में ले पा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती दूसरी हमारे सामने ये थी कि सभी चिकित्सालयों में, अस्पतालों में चिकित्सक समय से बैठें, पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सक रोज अस्पताल जाएं, और कोई भी दस्तखत करके या एडवांस में साइन करके अपने घर का रास्ता न करे। तो मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, आपका भी आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने हमारी बड़ी मदद की है। मैं अभी तक प्रदेश के लगभग 272 अस्पतालों का खुद 273 होगा, एक और हमने अभी परसों सिद्धार्थनगर में किया। इन 273 अस्पतालों में हमने जाकर के देखा कि सभी चिकित्सक समय से बैठें,
अस्पताल में साफ सफाई हो, पीने का पानी हो, स्ट्रेचर व्हीलचेयर मिले, दवाइयाँ उपलब्ध हों, कुत्ते काटे का इंजेक्शन हो, सांप काटे का इंजेक्शन हो, मुझे बड़ी सफलता मिली है। अब चिकित्सक हमारी मदद कर रहे हैं, वो दस्तखत करके जा नहीं रहे हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि कभी कभी चर्चा उठती कि कार्रवाई क्यों नहीं होती। हमने कार्रवाई भी की है, लेकिन चिकित्सक बहुत सम्मानित पद है और ये लोग भगवान के बाद धरा पर भगवान माने गए हैं। मैं सभी चिकित्सकों से आपके माध्यम से भी अपील करता रहता हूं, कृपया मरीजों को देखें और देख करके गंगा स्नान का जो पुण्य है वो प्राप्त करें। लेकिन आप मानते हैं ना सर, खामियां तो बहुत है, क्योंकि आप तो ताबड़तोड़ दौरे करते हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अभी आप इंटोजा गए थे हाल ही में, वहां बिजली की दिक्कत थी। सोचिए लखनऊ के अंदर इस तरह की स्थिति है। ऐसा होता है कि जो यांत्रिक विभाग है, अभी जैसे हम लोग इस माइक पे बात कर रहे हैं, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमें जैसे जैसे यांत्रिकरण हमने किया, मैकेनिक हमारे बीच में आए, कंप्यूटरीकरण आया, तो कहीं ना कहीं यांत्रिक खराबियां भी आती हैं। और जो कल मैं अस्पताल में गया था तो एक फेज चला गया था और मात्र कुछ मिनटों में हम मौके पर गए, हमने बिजली विभाग को बुलाया और तत्काल उस फेज को ठीक करके हमने अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी, अब उसमें हमें सफलता मिली है। चिकित्सक समय से बैठ रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं और सभी को उच्च कोटि का इलाज हम कर रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं आपके माध्यम से, अभी तक प्रदेश में जितने भी मरीज हमारे पास आते थे उनका कोई आंकड़ा हमारे पास रोज का रोज नहीं आता था शासन में। अब प्रतिदिन हम सभी हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से आंकड़ा मंगाते हैं कितने मरीज आपके पास आए और उनकी स्थिति क्या थी। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज, 1,60,000 मरीज, किसी दिन 1,80,000 मरीज, एवरेज 1.5 लाख मरीज रोज हमारे पास आते हैं। 12,000 मरीज उसमें गंभीर दुर्घटनाओं में चोट लगने के कारण आते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट में छत से गिर गए, आग लग जाने के कारण चोट पहुंची है, पानी में डूबने के कारण चोट पहुंची है, या अन्य किसी कारणवश उन्हें गंभीर चोट पहुंची है। 8,000 मरीज हमारे पास लगभग रोज ऐसे आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, जैसे हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, ब्रेन हेमरेज या अन्य कोई असाध्य रोग। और सबसे खास बात यह है, इंटायर स्टेट में मेडिकल कॉलेज और पीजीआई को छोड़ कर दें, हम आंकड़े आपको बताएं, 5,000 ऑपरेशन हम रोज निःशुल्क कर रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 25 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मुझे इसमें सफलता भी मिली है, मुझे संतोष है। विपक्षी लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि कहीं गड़बड़ी है, गड़बड़ी पाने पर हम कार्रवाई भी करते हैं। प्रयागराज का वाकया मैं आपको बता दूं, अभी 20-25 दिन पुरानी बात है। एक व्यक्ति डेड बॉडी लेकर के बच्चे की कंधे पर जा रहा है, उसका वीडियो हमारे पास आया, हमने कार्रवाई की। तो कार्रवाई करने में पता ये चला कि जिसकी मृत्यु आकस्मिक होती दुर्घटना में, पोस्टमार्टम उनका किया जाता है। पोस्टमार्टम जिस व्यक्ति का होता है उसको पुलिस देखती है, तो वो पुलिस विभाग ने, उसके सिपाही और संबंधित दरोगा ने वो उसके लिए एम्बुलेंस के इंतजाम न करके, गाड़ी का इंतजाम न करके बच्चे को वहीं उसको हैंडओवर कर दिया था। उसमें एक सिपाही सस्पेंड हुआ था और जो थानाध्यक्ष थे उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है सभी ऐसे दुर्घटना में ग्रस्त लोगों को घर तक उनके डेड बॉडीज को पहुंचाने के लिए और एम्बुलेंसेज का रिस्पांस टाइम कम करने के लिए। हमने रिस्पांस टाइम भी एम्बुलेंसेज का कम किया है। पहले देहात क्षेत्र में आधा घंटा था और शहर में 20 मिनट था, हमने उसके रिस्पांस टाइम को कम करके 15 मिनट किया है और 812 नई एम्बुलेंसेज भी परचेज हमने किया है। पाठक जी, जिस 2017 से पहले का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में आपको जो आप काउंट करा रहे थे कि 273 हॉस्पिटल्स में मैं गया, उसको लेकर के बोलते हैं कि छापामार मंत्री हैं आप। देखो, और जो लोगों को डेड बॉडीज हैं, चाहे जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, केवल आप छापा मारने का काम। उनको दिमाग में कुछ लोगों को भूल जाने की आदत होती है, या बीमारी भी किसी किसी को हो जाती है, उनको पुरानी बातें याद हो जाती हैं और दिमाग में जो एक बार अंकित हो गया वो मिटता नहीं है। उनको समाजवादी पार्टी के शासनकाल की बातें याद हैं और नई बातें वो न देखना चाहते न याद करना चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसी कमरों में बंद बैठ करके नहीं चलती है। हमारी सरकार लगातार जनता के पास है। हमारी ड्यूटी हॉस्पिटल्स को देखना है। मैं सभी हॉस्पिटल्स में जाऊंगा। मैंने उस दिन हाउस में भी कहा था, हमारे पास लगभग 25,000 उप केंद्र हैं, सब सेंटर्स हैं। हमारे पास लगभग 7-8 हज़ार PSCs हैं। हमारे पास लगभग 2,500-3 हज़ार CSCs हैं।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के 167 हॉस्पिटल, सब में जाऊंगा। आप जीन्यू चलाते हैं, क्या आप एक जिले में बैठ करके काम कर सकते हैं? आप जिले जिले क्यों जाते हैं? कि अपने दर्शकों से बात करेंगे, अपनी टेक्निकल टीम को एक्सपर्ट करेंगे, लोगों की जनभावनाओं को परखेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो एसी से निकलते हैं तो आप पार्टी कार्यालय पे उनको रोक लेते हैं, विधानसभा नहीं आने देते हैं। मेरा मानना है कि हम लोग जनता के कार्यकर्ता हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। हम लोग राउंड द क्लॉक जनता के बीच में रह करके उनकी पीड़ा सुनते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं कि जनता को मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, उनको खुश नहीं सर, ये अच्छी पहल है वाकई में। आप जो छापा मार एक्शन में रहते हैं, छापा मार करने कहिए, इसको मैं कहता हूं, निरीक्षण का इसको मैं होता चेक करता हूं हाँ। कि चिकित्सक हैं कि नहीं, लेकिन दवाई है कि नहीं, अस्पताल का मेंटेनेंस कैसा और है। होना भी चाहिए। और सर हम तारीफ करते हैं कि चीजें बदल भी रही हैं। लेकिन सर आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जागते रहो एक मुहिम चलाता है, और सर हमने एक स्वास्थ्य सेवाओं का भी एक वहां पर एक सिस्टम रियलिटी चेक किया। लेकिन सर कई जगह ऐसी स्थिति सामने आई, कहीं अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं तो वहां पर ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर हैं तो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, किसी पर ताला लगा हुआ है। ये तो आप मानेंगे ना एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कि चीजें, बुनियादी चीजों में भी सुधार नहीं हुआ है। हम क्यों दौड़ते हैं? हम दौड़ते इसलिए हैं कि जहां कहीं अव्यवस्था है वो ना हो और जहां सुचारू रूप से और बेहतर चले। हम 100% अपना टाइम अपने जाब के प्रति, हमारा जाब है, हमारा उत्तरदायित्व है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था हम करें, उच्च कोटि की उनको चिकित्सा सुविधा दें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जहां कहीं दिक्कतें आती हैं उनको तत्काल हम रिजॉल्व करते हैं। इसमें सामान्यतः मैं बता दूं, कार्रवाई के मामले में फिर जौनपुर में सरकारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर मिली, हमने 3 फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया, उनके खिलाफ FIR की, उनको जेल भेजा। मलियाबाद लखनऊ में एक चिकित्सक महोदय शराब पी करके ड्यूटी कर रहे थे, साथ में बंदूक भी रखे थे, उनको मैंने सस्पेंड किया है। मिर्जापुर में एक चिकित्सा कर्मी ने किसी बेटी के साथ प्रयास घिनौना कृत्य किया था, उसमें उनको हमने बर्खास्त कर दिया है। हम काम भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। मेरा मानना है कि हम सब चिकित्सक परिवार और पैरामेडिकल स्टाफ जनता की सेवा के लिए बने हैं और हम इन लोगों से काम लेंगे, काउंसलिंग करेंगे। मैं जाता हूं, आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में सामान्यतः अधिकारी या मंत्री पहुंचते हैं तो उनसे बात गुस्से में करते हैं, डांटते हैं। हम डांटते नहीं हैं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। प्रदेश की जनता ने मुझे काम दिया है और प्रदेश की जनता की तरफ से मैं प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अपील करता हूं, कृपया समय से बैठें। आप तो मरीजों और इसके से भी साथ ही बात साथ करते हैं। मैं पवन जी बता दूं, आप ये सोचो कि हमारे हॉस्पिटल्स में कितना लोड है। हम 9000 OPD KGMU की हमारी है, 54 OT एट ए टाइम काम करती हैं, ऑपरेशंस होते हैं। हमारी OPD 5000 की लोहिया में है, एक अस्पताल की बता रहा हूं आपको। 5000 की OT सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है। आउटडोर पेशेंट्स हमारे पास 5000 रोज आते हैं सीतापुर जैसे छोटे जिले में। तो इन सभी मरीजों का हम निःशुल्क इलाज करते हैं। आप सोचो कि सरकार किस कदर उनके लिए काम कर रही है। हाँ, वर्कलोड अधिक है, हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने नए पद निकाले हैं, 2500 से अधिक पद हमने अभी लोक सेवा आयोग से मांगे हैं, अध्याचन चला गया है। नर्सेज के हमने अभी 4000 पद विज्ञापित किए थे, तो हमें 3000 मिले, 1000 पास नहीं हुए, दोबारा हम विज्ञापन निकाल रहे हैं। और आउटसोर्सिंग से वॉक इन इंटरव्यू करके लगातार हम चिकित्सकों को भर्ती कर रहे हैं। और जो हमारे चिकित्सक रिटायर होते हैं उनको हम पुनः सेवा में लेते हैं। किसी भी चिकित्सक को रिटायर होकर के हम घर बैठने नहीं दे रहे हैं। अगर उनका शारीरिक क्षमता है और वो काम करने को तैयार हैं, हम उन्हें तत्काल सेवा में लेने के लिए तैयार रहते हैं, काम करते हैं उसके साथ। एक बेहतर प्लान जो पता चला है कि आपका विभाग करने जा रहा है, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह टाटा को या किसी ऐसे उच्च संस्थान को देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो मुंबई अलग अलग जाते हैं, वो क्या प्लानिंग है? अभी दरअसल कैंसर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, उसका उद्घाटन हुआ है। वहाँ पर उच्च कोटि का कैंसर का इलाज मिले, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, पद विज्ञापित हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम वहाँ पर देश का सर्वोच्च हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। कारण क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल्स देश में हैं, किसी के पास 100 बेड है, 200 बेड है, 300 बेड है, 500 से ऊपर बेड नहीं। अभी एग्जिस्टिंग इस समय हमारे पास 700 से ऊपर बेड्स वहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें अभी 150 काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम चिकित्सकों की भर्ती के साथ बेड बढ़ाते जाए, लेकिन हमारे पास कार्य क्षमता 700 से ऊपर बेड्स की है। इसको बढ़ा करके 1250 किए जाने की क्षमता वहाँ पर है। हमारा एक्सटेंशन प्लान भी है। ये देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का है, जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं और वहाँ पर काम शुरू हो गया है।
सर पॉलिटिकल सवाल अगर आपसे पूछूं मैं, क्योंकि डिप्टी सीएम है, 25-25 जनपद जो है मुख्यमंत्री जी के पास है, आपके पास है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है। आप लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, जमा भी अभी जल्द ही उसको फुलफिल करना है, सेंटर इस पे नज़र बनाए हुए है। 2024 के लिए किस तरीके की प्लानिंग है ये, और ख़ास तौर से जो विकास के अलावा जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हाल है वर्तमान में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम नंबर 1 पर हैं पूरे देश के पैमाने पर। सिक्योरिटी के मामले में जो जन भावनाएं हैं, जो देश के लोगों की भावनाएं हैं, उसके अनुसार आप आकलन करेंगे कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब यहाँ अपराधी डर रहे हैं, और जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, आम जनता है, इवन देन हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो प्रसन्नता के साथ रात में भी घर से निकल करके आइसक्रीम सड़क पर खा सकती हैं, बच्चों के साथ पार्क में जा सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में। अब उत्तर प्रदेश वो प्रदेश नहीं है, बीमारू प्रदेश नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर हैं, आर्थिक मोर्चे पर पूरे देश में हम नंबर 1 पर आने वाले दिनों में आने वाले हैं। केवल आप 1 वर्ष इंतजार करिए, जब अभी हमारा सर विपक्ष तो कहता है कि आप जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए मदरसों में पहुंच जाते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आप पीएफआई लेकर आ गए, आप पीएफआई को लेकर मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, लोकतंत्र में जो पैमाना है सफलता का, वो चुनाव है, लोगों की भावनाएं हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 73 सीटें जीती। 2017 में हम 325 से अधिक सीट लेकर के प्रदेश की जनता के सामने आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 37 सालों के बाद 2022 में कोई भी प्रदेश सरकार रिपीट हुई है एक मुख्यमंत्री के रिजीव में। 37 सालों के बाद प्रदेश की जनता ने फिर मुझे आशीर्वाद दिया, प्रचंड बहुमत की 2022 में दोबारा सरकार बनी। जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उनका नीति, एजेंडा, कार्यशैली, आप सोचिए, समाजवादी पार्टी का हाल आप सोचो। समाजवादी पार्टी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, उनको पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से करती रही है। उदाहरण के तौर पर आप सब लोग, प्रदेश की जनता सुन रही होगी, हर जिले में एक मिनी चीफ मिनिस्टर होता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। और जब शासनकाल 12 से 17 का आया वर्तमान नेता विरोधी दल का, तो पता करिए कितने काउंटर थे उत्तर प्रदेश में, आपके नोएडा में भी, आपके लखनऊ में भी, जो कहते थे गारंटी से हम ये काम करा देंगे, चाहे खनन का काम, चाहे प्रदेश की जनता के पैसे को खनन के माध्यम से लूटना हो, चाहे प्रॉपर्टी का काम करना हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना हो, या अन्य कोई ऐसा कोई भ्रष्टाचार का जरिया नहीं छोड़ा था समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिसके दाग उन पर न लगे। प्रदेश की जनता देखती है। दूसरा, हर गुंडा बदमाश सपा का झंडा लगा करके घूमता था। जनता कहने लगी थी जितना बड़ा झंडा उतना बड़ा गुंडा। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। कोई प्लाट, मकान, दुकान छोड़ा नहीं आपने। कोई बहू बेटी घर से नहीं निकल सकती। अगर बहू बेटी की इज्जत आबरू किसी ने खतरे में डाला तो आपके संरक्षक महोदय बोल देते हैं कि ये तो बच्चे हैं, ऐसा करते रहते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। प्रदेश की जनता बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व करती है आपके हर स्टेप को कि उनका लीडर क्या कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले आजमगढ़ जेल में समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या करने गए थे? तो लखनऊ से आप देख रहे हैं बिल्डिंग न्यू उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव, और एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाएगा। मैं जब सिद्धार्थनगर पहुंचा, एक बुजुर्ग माँ ने मुझे पकड़ लिया, मेरा हाथ, कहा कि आप मोदी जी ने भेजा है। हमने कहा, उसने कहा मोदी जी को हमारा संदेश दीजिएगा कि 3 पीढ़ियां छप्पर में रह रही थी,
ये पक्का मकान फोटो खींच लो हमारा, ये बताना मोदी जी को कि हम जब तक जिएंगे और जब तक मेरा परिवार है हम मोदी जी के साथ हैं। ऐसी गरीब को कहानी पक्का पे मकान ताली किसने बजनी दिया? चाहिए भाई। अगर कोई उपलब्धि एक है तो सवाल बिल्कुल। आप समाजवादी पार्टी है इनको करें, लेकिन वो लोग तो लोकतंत्र फॉलो कर रहे हैं। देखिए ना 28-29 को चुनाव करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उधर भारत जोड़ो चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, इसको कैसे देखते हैं? आप घर में 4 आदमी हो और उसमें हाथ उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता पास से देखती है किस प्रकार आपने पार्टी पर काम किया है, किस प्रकार आपने पार्टी को चलाया है और किस ढंग से पुराने नेताओं को किनारे किया है। समाजवादी पार्टी का जो भी सीनियर लीडर है, क्या सोच रहे हैं आप, उसकी छाती पर क्या गुजरती होगी? आजम खान के लिए लड़ रहे हैं। आजम खान ने क्या कहा है आपको पता है? हाउस में जब आजम खान का विषय आया था तब ये लोग बेल में धरने पर बैठे थे। एक नेता जिसके लिए आप दुहाई करके वोट मांगते हो और वो नेता जो है प्रताड़ित हो, आप उस समय बेल में चले जाओ तो उसका विषय नहीं आया। ब्रजेश पाठक जी, जिस तरह आप उपलब्धियों का भी जिक्र कर रहे हैं और हमारे सहयोगी ने भी कहा मिशन 2024 की अब तैयारी होगी, तो आपको लग रहा है कि क्योंकि आजमगढ़ आप जीत गए, रामपुर आप जीत गए, उपचुनाव के बाद योगी जी ने एक नारा दिया कि 80 सीटें हम जीतेंगे, लग रहा है कि 80 सीटें जीत जाएंगे? विपक्ष के लिए एक भी नहीं छोड़ेंगे? उत्तर प्रदेश के हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंची हैं, उनको लेकर के जनता के पास है। हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया, उनको लेकर के हम जनता के पास हैं। जनता 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम प्रदेश की सभी सीटों पर 80 की 80 सीटों पर विजयश्री प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और 2024 के चुनाव के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के एक ऐसे नेता बनकर के उभर रहे हैं और इस पर मोहर देश की जनता लगाने वाली है कि प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता के मामले में, प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली के मामले में कोई दूसरा नेता आज तक नहीं। भारत जोड़ो, राहुल गांधी जोड़ रहे हैं भारत को और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। और राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में उनको सुझाव दीजिए कि जिस ढंग से जो भारत जोड़ो आंदोलन है, राजस्थान में बड़े रफूगर को भेजें, कम से कम वो जो है उसको जो रफू तो कर सके। आपके ही कैबिनेट में हैं, अगर उनको मौका आप लोग दें तो वहाँ दूसरे जो नेता हैं उनके दोस्त हो सकता है आपकी। आप बात करिए। ब्रजेश पाठक जी, एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया था अभी अखिलेश यादव ने, कहा कि सरकार निजीकरण करना चाहती है सरकारी अस्पतालों का। क्या ऐसा कोई विचार है क्या? बिल्कुल नहीं, हम जनता के हित के लिए समर्पित हैं और किसी भी हालत में हम जनता के लिए काम करेंगे। बिल्कुल ये इरादा नहीं है, ये कोरी कपोल कल्पना है। उनको स्वप्न आता है कि हाय सत्ता, हाय कुर्सी। प्रदेश की जनता उन नीतियों पर, उन नेताओं पर भरोसा करती है जो जनता के लिए जीते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता ही मेरी सांस है, जनता ही मेरी जान है। मैं पब्लिक के लिए काम करता हूं, राउंड द क्लॉक काम करता रहूंगा। बीएसपी सुप्रीमो ने पिछले दिनों ट्वीट किया, जब आप लोगों ने अखिलेश यादव को सदन नहीं आने दिया, रास्ते में रोक लिया, उन्होंने कहा कि ये अत्याचार किया जा रहा है और संकेत दिया उन्होंने कि समाजवादी पार्टी के साथ आगे जा सकती हैं। पवन बाबू, ये सड़कें जो है जनता के लिए हैं, ये रैम्पेज के लिए नहीं है, तोड़फोड़ के लिए नहीं है। ये जब आप जुलूस निकालते हो तो आपको लोकतंत्र में पुलिस को बताना पड़ता है कि हमारा मार्ग कौन सा होगा, फिर पुलिस आपको मार्ग देती है, पुलिस आपको सुरक्षित मार्च कराते हुए गंतव्य तक पहुंचाती है। इनको वैकल्पिक मार्ग दिया गया था, लेकिन ये उसी रास्ते जाना चाहते थे जहां से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जहां से एम्बुलेंसेज निकलती हैं। आपको पता है लोरेटो कॉलेज के बच्चों ने कितना पीड़ा झेली है उस दिन, कितना पीड़ा एक एम्बुलेंस में फंसे मरीज ने झेली है। अगले दिन को ट्वीट से आ गया है। आपने जिक्र किया, मुझे आवश्यकता नहीं, हिंसा होनी थी। देखिए, मुझे इनपुट की बात कही, मैं बता रहा हूं, मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। जो माननीय बहन जी ने ट्वीट किया, उसके दूसरे दिन ट्वीट किया, दोनों को मिला लो, प्लस माइनस बराबर हो जाएगा। मतलब आजमगढ़ वाला सीन हम लोग याद कर हमें कुछ देखिए, मेरा ये कहना उन्होंने लड़ा करके। देखिए, मैं बहुत बड़ा विद्यार्थी गणित का नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानता हूं कि जो है प्लस माइनस 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 ही होता है। तो आप माइनस और प्लस को आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। सर, अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए। आप तो बहुत एक्शन में रहते हैं, आप एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है सर, तबादले हो गए, हालांकि आपने ही पकड़े वो तबादले, कैसे हो गए आपको पता ही नहीं चला? अरे भाई, ये सब देखिए सरकार है और इतना बड़ा सिस्टम है। आप इतने जी न्यूज में कहीं ना कहीं आपके यहाँ क्या होता है आप समझो,
वही समझ ऐसे चलता रहता है। सब लोकतंत्र का तकाजा है कि हम जन भावनाओं वो पर लोग काम बैठे हैं ना, बहुत सब जानते मॉनिटर देखो, करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत मेरी बात आप जबरदस्त है। सुनिए। ओझा जी मेहनती आदमी, ओझा जी को आप परेशान कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि प्रदेश में जनता के हित की बातें हों, जनता के हितों के लिए काम हो, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। प्रशासनिक पत्रावलियों में आप उलझने के मत जाइए, वो हमें काम करने के लिए अवसर दीजिए, हम परिणाम देंगे आपको।